गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विधि में। अभी तक हम लोगों ने जीन पियाजे वाइगोत्स्की का सिद्धांत देख लिया है। आज हमारा जो टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। ठीक है, आज हम लोग कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। और अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, हमने बाल विकास का काफ़ी क्लास लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। जीन पियाजे, वाइगोत्स्की या बाल विकास का सिद्धांत जो भी है हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। पहले कोहलबर्ग के बारे में जान लेते हैं। कोहलबर्ग जो थे अमेरिकन वैज्ञानिक थे, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इनका जन्म 1927 से 1987 तक इनका जीवन काल था। यहाँ पे आप लोग ये सन भले ही भूल जाइएगा, लेकिन ये कहाँ के साइंटिस्ट थे, कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, इसे ज़रूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के थे, वो स्विट्ज़रलैंड के थे। और वाइगोत्स्की कहाँ के थे, वो भी रशियन वैज्ञानिक थे, वो रूस के वैज्ञानिक थे। और कोहलबर्ग कहाँ के थे, वो अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत पे काम किया था। बालक में जो बालक होता है उसके अंदर किस एज में किस तरीके का नैतिक विकास होता है उसके बारे में नैतिक विकास कोहलबर्ग जी बताते हैं। इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई है बालक की जिसमें नैतिक विकास होता है। वो 3 अवस्थाएं हैं, लेकिन 3 अवस्थाओं को भी 2-2 कैटेगरी में बांटा गया, 2-2 चरण में बांटा गया है। तो टोटल 6 चरण होते हैं। अवस्था 3 थी, लेकिन चरण जो था एक अवस्था की 2 चरण थी। मतलब एक अवस्था का 2 चरण, एक अवस्था का 2 चरण और दूसरी अवस्था का भी 2 चरण है, तीसरी अवस्था का भी 2 चरण है। तो सब मिला के 6 चरण हो जाते हैं, लेकिन अवस्था 3 थी। ठीक है, इस अवस्था को जानने से पहले हम लोग सबसे पहले नैतिकता को जान लेते हैं। नैतिकता किसे कहते हैं, नैतिकता क्या होती है। क्या बच्चा जब पैदा होता है तब से वो नैतिक होता है, या बच्चा पैदा होने के बाद जब वातावरण में आता है तब वो नैतिक होता है। ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, कभी कभी पूछा जाता है सीटेट में, कि टेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिक विकास बच्चे में कब होता है, या बच्चा जब पैदा होता है तो क्या वो नैतिक होता है या अनैतिक होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जब बाहर आता है अपने वातावरण में, उस टाइम वो ना नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है, उसके अंदर कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक है, और जब अपने वातावरण में वो आता है तब उसके अंदर नैतिक और अनैतिक गुण शामिल होना शुरू हो जाते हैं। तो नैतिक किसे कहते हैं, नैतिकता क्या होती है। नैतिकता वो होती है जैसे किसी बच्चे को बताया जाता है कि चोरी करना गलत बात है, चोरी करोगे तो तुम्हें सभी लोग अपमानित करेंगे, सभी लोग डांटेंगे, या इसका परिणाम गलत होगा, तुम्हें लोग अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। तुम सही झूठ नहीं बोलते हो, तुम सत्य बोलते हो तो तुम्हें लोग पसंद करेंगे, तुम्हारी तारीफ होगी, ये अच्छा गुण है। तो वहीं पे बच्चे के अंदर चोरी के प्रति भय की भावना उत्पन्न हो जाएगी, या उसे महसूस हो जाएगा कि चोरी करना गलत है, तो वो हो जाएगा नैतिक गुण। यही गलत और सही में पहचान करना ही हो जाता है नैतिक गुण, जो बच्चे में पैदा होने के बाद अपने वातावरण में जब सबसे मिलता है, सबके साथ उसकी अंतःक्रिया होती है, एक दूसरे से सीखता है, तब उसका नैतिकता और अनैतिकता का विकास होना शुरू हो जाता है। गलत और सही में वो फर्क करने लगता है। ठीक है, देख लेते हैं कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। जो कोहलबर्ग थे, इन्होंने बच्चों के साथ 20 साल तक विशेष प्रकार का साक्षात्कार किया था। 20 साल तक बच्चों के साथ इंटरव्यू करके इन्होंने एक निर्णय लिया कि जो नैतिक विकास का है, करने के बाद बताया कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। इन्होंने 20 साल तक बच्चों पे प्रयोग किया था। ठीक है, और 6 चरण में से प्रत्येक चरण जो होता है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या होती है, नैतिक दुविधा को बताने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाना होगा। हिंज की स्टोरी है जो कोहलबर्ग बताते हैं, तो हम लोग वो जल्दी से स्टोरी सुन लेते हैं। जो हिंज नाम का एक व्यक्ति था, उसके बीबी की तबीयत खराब थी, उसकी वाइफ की तबीयत खराब थी। मान लीजिए उसकी वाइफ को हम फिगर बना देते हैं, काफ़ी स्मार्ट उसकी वाइफ थी। देखिएगा, हम फिगर बहुत अच्छा बनाते हैं, बस आप लोग हंसिएगा मत, ठीक है।
तो ये उसकी वाइफ हो गई, ये हिंज हो गया, ठीक है। तो काफ़ी स्मार्ट बॉय ये भी है। तो हिंज जो था उसकी वाइफ की तबीयत ख़राब हो जाती है, वो काफ़ी बीमार हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी ये कंडीशन हो जाती है कि वो बचने की उसकी कोई उम्मीद नहीं रहती है। डॉक्टर उसे बोलता है हिंज को कि ये दवा आपको एक मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, केवल वहीं पे वो दवा है, आपको वो दवा लाना होगा और वो दवा सिर्फ एक पैकेट है, आपको वो दवा लाएंगे आप, तभी जाके आपके वाइफ की जान बच सकती है, नहीं तो नहीं बचेगी। फिर हिंज वहाँ से उठता है, उस मेडिकल स्टोर पे जाता है, मेडिकल स्टोर वाले आदमी से बोलता है कि भाई ये मुझे दवा दे दो, मेरे वाइफ की तबीयत ख़राब है, इस दवा से ही मेरी बीवी की तबीयत सही हो सकती है और मेरी बीवी की जान बच सकती है। तो मेडिकल स्टोर वाला काफ़ी दिनों से मेहनत किया था और वो इतनी आसानी से इतने कम दाम में, उसके पास पैसे भी काफ़ी ज़्यादा नहीं रहते हैं, तो वो इतने कम दाम में इतने दिन की मेहनत को कैसे बर्बाद करता। तो वो बोलता है कि भाई मैं इतने कम पैसे में आपको ये दवा नहीं दे सकता। तो हिंज बोलता है, फिर रिक्वेस्ट करता है उस आदमी से, मेडिकल स्टोर वाले से, कि भाई मेरे वाइफ की बात है, जीवन की बात है, वो आप बचा सकते हो। तो वो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद भी वो मेडिकल स्टोर वाला हिंज को दवा नहीं देता है। तो हिंज के अंदर ये थॉट आता है कि क्यों ना इसे हम चोरी कर लें, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट करके भी देख ली, ये आदमी तो रिक्वेस्ट से भी नहीं मानने वाला है, तो हम क्यों ना इस दवा का चोरी कर लें और अपने बीवी की जान बचा लें। तो वो दवा जो होती है, हिंज जो होता है वो उस दवा को चुरा लेता है वहाँ से। तो यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी इस स्टोरी से भी क्वेश्चन आता है कि वो जो हिंज था, क्या अपनी बीवी के लिए वो दवा चुरा के अच्छा कार्य किया या गलत कार्य किया। तो यहाँ पे सबकी अलग अलग थॉट होता है, सभी लोग अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। कोई कहता है कि जो हिंज है वो चोरी करके बहुत गलत किया, क्योंकि उसने कानून को तोड़ा, उसे चोरी करना गलत चीज़ है, चोरी नहीं करना चाहिए था। और किसी ने सहानुभूति दिखाई कि नहीं, अगर वो चोरी नहीं करता तो अपने वाइफ की जान नहीं बचा पाता। चोरी तो करना कोई गलत नहीं है, अगर उस बीवी की जान बचा रहा है चोरी करके तो कुछ भी गलत नहीं किया है। तो यहीं पे जो अलग अलग थॉट हैं सबके, यहीं पे इसे ही कहा जाता है नैतिक दुविधा। मतलब बच्चा जो होता है किसी चीज़ के बारे में सोचता है, गलत और सही दोनों के बारे में सोचता है। जैसे हिंज सोचता है कि वो चोरी करे कि ना करे, और कुछ लोग उसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं कि हिंज जो किया वो सही किया, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत किया है। तो यही जो दुविधा आ जाती है, सोचने पे इंसान मजबूर हो जाता है, गलत परिणाम और सही परिणाम देखते हुए जो सोचता है उसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को नैतिक दुविधा जो है वो क्लियर हो गया होगा। इन 6 चरणों में से प्रत्येक चरण, जो 6 चरण हैं, 3 अवस्थाओं के 6 चरण हैं, प्रत्येक अवस्था की 2-2 चरण हैं। ठीक है, वो जो प्रत्येक चरण मतलब पहला चरण दूसरा चरण जो होगा वो पहले से अच्छा होगा, इसी को कोहलबर्ग बताते हैं। तो इनकी जो 3 अवस्थाएं थीं, इसको हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं कोहलबर्ग की। तो पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत अवस्था। ठीक है, ये 4 से 10 वर्ष तक के एज के बच्चों की होती है पूर्व परंपरागत अवस्था। दूसरी अवस्था आती है परंपरागत अवस्था, ये 10 से 13 वर्ष की उम्र के बच्चों में होता है, ये उत्तर परंपरागत अवस्था होती है। तीसरी जो 13 से अधिक उम्र के बच्चों के अंदर होती है। यहाँ पे हमने कुछ लिख के भी रखा है, उसे भी आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। हम वीडियो काफ़ी लंबी वीडियो नहीं होगी, काफ़ी शॉर्ट में आपको पूरी डिटेल मिलेगी, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आप लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सीटेट हो या यूपी टेट हो। यहाँ से सीटेट में यूपी टेट में दोनों में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोहलबर्ग एक ऐसा टॉपिक है जो कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, यहाँ से 1 से 2 नंबर पूछता है। कभी कभी स्टोरी से क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी इसकी अवस्था पूछ देता है, कितनी अवस्था कितने चरण हैं और किस अवस्था में कौन सा चरण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी भी कर लीजिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं नैतिकता का अर्थ क्या है। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता। बच्चा जो होता है वो जन्मजात नहीं जानता है कि चोरी करना गलत है, सत्य बोलना अच्छी बात है। ठीक है, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना अच्छी आदत है, उसे
जब पैदा होगा उसे तब नहीं पता होता, जब वो उस वातावरण में रहता है, लोगों को वो कार्य करते हुए देखता है, जब वो सामने देखता है कि कोई चोर चोरी कर रहा है, वो उसको लोग थप्पड़ मार रहे हैं, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ ये चोरी करना गलत चीज़ है, चोरी नहीं करना चाहिए। अपने घर के पास पड़ोस के लोगों को देखता है कि लोगों का सम्मान कर रहे हैं, तो बच्चा वहाँ से सीखता है। इसका मतलब है कि बच्चा जो पैदा होता है वो पैदा होते हुए ही जब पैदा होता है तभी वो नैतिक नहीं होता है, ना ही अनैतिक होता है। जब वो वातावरण में आता है तब जाके वो नैतिक और अनैतिक होता है। ठीक है, इसे सामाजिक परिवेश से सीखा या अर्जित किया जाता है। नैतिक गुण जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है, हमने बताया आपको, ये अर्जित किया जाता है अपने वातावरण से, पास पड़ोस से, घर परिवार से, समाज से। बच्चा जो होता है वो अर्जित करता है। ठीक है, सर्वप्रथम बालक का अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस या स्कूल में नैतिक विकास होता है। हमने जैसा बताया आपको कि जो बच्चे का नैतिक विकास है या अनैतिक विकास वो अपने समाज से ही होता है, पास पड़ोस से ही होता है, अपने टीचर से होता है, अपने पेरेंट्स से होता है। ठीक है, जब बालक का जन्म होता है तो ना ही नैतिक होता है ना ही अनैतिक होता है, बल्कि वह अच्छा बुरा आचरण समाज से सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया वातावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, बच्चे का विकास जो होता है वातावरण पे ही डिपेंड करता है, जिसे वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि बच्चे के विकास में वातावरण की मुख्य भूमिका होती है। वहीं पे जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो अपने आप सीखता है, स्वयं का निर्माता होता है। ठीक है, तो ये चरण के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं कि पहली अवस्था क्या है। ठीक है, यहाँ से ये जो हम तीनों चरण आपको तीनों अवस्था बताने जा रहे हैं, इसे आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कोहलबर्ग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है यही है। ठीक है, अवस्था। और स्टोरी भी आप लोग याद रखिएगा, स्टोरी तो आई थिंक सबको याद हो गई होगी, लेकिन ये जो अवस्था और चरण है इसको जरूर बहुत अच्छे तरीके से आप देखिएगा। ठीक है, पूर्व नैतिक स्तर, प्री मोरल लेवल, ये जो होता है 4 से 10 वर्ष की अवस्था में होता है। इसके अंतर्गत 2 अवस्था आती हैं, पहला आज्ञा और दंड की अवस्था, दूसरा अवस्था होता है अहंकार की अवस्था। जो पहली अवस्था है, पहला चरण है आज्ञा व दंड की अवस्था। इसमें बालक क्या करता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कि मान लीजिए आपका कोई बच्चा है वो, या आप खुद को ही ले लीजिए, जब आप छोटे रहे होंगे तो कभी कभी गेस्ट आते हैं घर पे, तो जो छोटा बच्चा है वो अगर गेस्ट के सामने अच्छे से रिएक्शन करता है, जाके उनका पैर छूता है, लाके पानी देता है, अच्छे से गेस्ट से बात करता है, बच्चा या आप खुद को किसी को भी मान लीजिए, जब वो अच्छे से रिएक्शन देता है मेहमान के सामने, वो अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट करता है, बातचीत अच्छे से करता है, तब वहीं पे आज्ञा और दंड की अवस्था आती है। अगर वो अच्छे से रिएक्शन देता है तो बच्चे को बहुत अच्छा मतलब पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उसे घर में काफ़ी तारीफ़ होती है। अगर वहीं पे अगर वो अच्छे से नहीं रिएक्शन देता है, अच्छे से गेस्ट से नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ बेइज्जती कर देता है, तो पता है मम्मियाँ क्या करती हैं, बच्चा अगर गेस्ट के सामने ऐसे किया, बदमाशी कर दिया या उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, पैर नहीं छूता है, तो वहाँ पे मेहमान तो जब चले जाएंगे तब उसको पता चलती है कि उसकी क्या धुलाई होने वाली है। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चे की पिटाई होती है। जब गेस्ट चले जाते हैं तो बच्चे की अच्छे से कुटाई मम्मी करती हैं। ठीक है, तो वहीं पे बच्चे के अंदर एक भय उत्पन्न हो जाता है कि अगर हम मम्मी का या घर के सदस्यों का कहना नहीं मानेंगे तो हमें दंड मिलेगा, हमें पनिशमेंट मिलेगा, हमको मारा जाएगा या हमको डांटा जाएगा। ठीक है, तो वहीं पे बच्चा जो होता है वो आज्ञा को समझने लगता है कि हमें क्या आज्ञा मिल रही है और हमको क्या करना है। अगर हम ये काम नहीं कर रहे हैं या उसके गलत दिशा में जाते हैं तो हमको मार पड़ेगी। तो वहीं पे आज्ञा और दंड का ये जो अवस्था हो जाएगी, यही आज्ञा और दंड की अवस्था हो जाएगी, क्योंकि बच्चा जो है वो अपनी मम्मी से डर रहा है कि अगर मैं मेहमान के सामने अच्छे ढंग से नहीं गया, अच्छा रिएक्शन नहीं दिया तो मम्मा हमको डांटेगी, इसलिए हमको मम्मा की आज्ञा का पालन करना है और अपने दंड से बचना है। ठीक है, दूसरी अवस्था आ जाती है अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था क्या होती है कि अगर कोई बच्चा कहता है कि उसने मेरी पेंसिल तोड़ी तो मैं भी उसका पेन तोड़ूंगा, उसका बैग फाड़ूंगा, उसकी बुक्स फाड़ूंगा, तो वही अहंकार की भावना हो जाती है। जैसे को तैसा, जैसा मेरे साथ, मतलब बच्चा सोचेगा कि इसने मेरे साथ गलत किया तो मैं उससे ज़्यादा उसका गलत करूंगा।
ठीक है, वहीं बच्चे के अंदर अहम की भावना हो जाती है, तो इसे ही अहंकार की अवस्था कह देते हैं। देख लेते हैं, कुछ हमने लिखा है उसे भी पढ़ लेते हैं एक बार सरसरी नज़र से। कम आयु व अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम न किए जाने पर उसे दंड से, एक सेकेंड, अपरिपक्व होने के कारण बच्चा डरता है कि काम किया जाए नहीं, न किया जाने पर दंड से बचने के लिए, मतलब कि बच्चा वही कि उसे काम करना है क्योंकि उसे डंडे से बचना है या दंड से बचना है, पनिशमेंट से बचना है, इसीलिए वो आज्ञा का पालन करता है। ठीक है। अहंकार की अवस्था, स्वयं की आवश्यकता। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होते जाता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। ठीक है। भूख लगने पर अगर बच्चा कुछ चुराता है तो वो चोरी कर लिया, लेकिन उससे आप अगर पूछते हैं कि तुमने चोरी की, तो बोलता है कि हाँ मुझे भूख लगी थी मैंने चोरी की। उसके अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है। ठीक है, भूख लगी तभी तो चोरी किया, वो अपनी माँ से थोड़ा बहुत लड़ जाता है, तो वही अहंकार की अवस्था हो जाती है। यदि उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है तो ये क्रियाएं अहंकार की अवस्था हो जाएगी। और दूसरी अवस्था आ जाती है परंपरागत नैतिक स्तर। दूसरी अवस्था हो जाती है वो नैतिक परंपरागत नैतिक अवस्था हो जाती है। इसके भी 2 चरण हैं। ये 10 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है। इसके 2 चरण हैं। पहला चरण है प्रशंसा की अवस्था, दूसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था क्या हो जाती है? बच्चे के अंदर ये गुण आ जाता है कि मैं कौन सा कार्य करूं जिससे मेरे पेरेंट्स या मेरे घर वाले या मेरे दोस्त जो भी हैं वो खुश हो जाएं मुझसे, मतलब मेरी इज्जत बने, दोस्तों के बीच में मेरे मम्मी पापा की नज़र में मेरी इज्जत बने, मेरी प्रशंसा की जाए। ठीक है, वो कार्य करता है जिससे उसके पेरेंट्स खुश हों, उसके दोस्त यार खुश हों, उसकी इज्जत बढ़े। ठीक है, तो बच्चा वो हर चीज़ करता है। दूसरा आ जाता है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। बच्चा इस अवस्था में क्या करता है कि समाज में जितनी भी व्यवस्था है, जैसे कानून व्यवस्था है, मान लीजिए रोड पे रेड लाइट अगर लगी, रेड लाइट जल रही है तो रोड को क्रॉस नहीं करना है। बच्चे को ये पता नहीं है, लेकिन अगर वो जान गया कि रोड क्रॉस नहीं करना है रेड लाइट पे, अगर किसी को देख लिया कि वो रोड क्रॉस कर रहा है, ठीक है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अंदर वो भावना आ जाएगी कि नहीं, अगर रेड लाइट जल रही है तो हमें क्रॉस नहीं करना है। उसके अंदर जो सामाजिक व्यवस्था बनी है, ग्रीन लाइट, येलो लाइट, रेड लाइट, इन सब के प्रति सम्मान आएगा कि नहीं, अगर है तो इसे फॉलो करना है। हमें अगर समाज में रहना है तो समाज के दायरे में ही रहना है। कानून व्यवस्था जो भी है उसको फॉलो करना है, हमें चोरी नहीं करना है तो नहीं करना है। ठीक है, तो जो सोसाइटी में जो एक्सेप्टेबल होगा उसको ही वो एक्सेप्ट करेगा अपने लिए। प्रशंसा की अवस्था जो पहली है, इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है। जो दूसरी अवस्था की पहली चरण है प्रशंसा की अवस्था, जिसमें बच्चे की ख्वाहिश होती है कि उसकी लोग प्रशंसा करें। ठीक है, दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों, एक सेकेंड, दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशेष अपेक्षाएं करने लगते हैं जो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। इस अवस्था में बच्चे उन्हीं व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए परिवार, स्कूल, पड़ोसी, मित्र मंडली प्रशंसा करे। ठीक है, उसकी नज़र में बस वही चीज़ें सही होती हैं जिससे उसकी प्रशंसा की जाती है। ठीक है, जैसा उसके परिवार, स्कूल, पास पड़ोस, मित्र मंडली, मतलब जिस चीज़ को लेके उसकी ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं उसी को ज़्यादा खुश होकर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के चिंतन का स्वरूप समाज और उसके परिवेश से निर्धारित होता है। ठीक है, प्रशंसा लोग कर रहे हैं अगर, तो इससे पता चलता है कि बच्चे का जो तर्क चिंतन है, बौद्धिक विकास है, सब अगर फ्रेंड हुए या फैमिली मेम्बर हुए, अगर जिस तरीके से जिस चीज़ को लेके वो प्रशंसा कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बच्चा आगे बढ़ेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि बच्चे का जो तार्किक चिंतन और बौद्धिक विकास है समाज और उसके घर परिवार, पास पड़ोस और फ्रेंड सर्किल द्वारा ही होता है। ठीक है,
जो दूसरी अवस्था थी सामाजिक व्यवस्था के सम्मान की अवस्था, इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नैतिक विकास की उप अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो अवस्था की जो तीनों अवस्था के चरण हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यही लिखा गया है। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर सदस्य नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस अवस्था में प्रवेश करने से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा करे। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है। अभी तक जब बालक था, दूसरी अवस्था के पहले चरण तक जब था बालक, तब वो केवल इसलिए समाज को मानता था कि समाज उसकी प्रशंसा कर रहा है, तब वो समाज को मानता था। लेकिन अब जब चौथे चरण में आ जाता है बालक, तब वो समाज को स्वयं का लक्ष्य मानने लगता है। उसे पता होता है कि अगर ये रेड लाइट लगी है, अगर कहा गया है कि इसे क्रॉस नहीं करना है, रेड लाइट जब जले तो आपको रोड क्रॉस नहीं करना है, तो उसका लक्ष्य है कि अगर ये बताया गया है तो इसको फॉलो करना है, हमें इसके विरुद्ध नहीं जाना है, ठीक है। इसलिए वो स्वयं को समाज को एक लक्ष्य मान के कार्य करता है, ठीक है। और तीसरा चरण आता है तीसरी अवस्था उत्तर परंपरागत अवस्था। इसमें आता है समाज के साथ संबंध, समाज के साथ संबंध। दूसरा है सार्वभौमिक संबंध। समाज के साथ संबंध। कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है। वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। वो हर कार्य करता है जो उसको कानूनी रूप से या समाज के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। वो अपनी समझ यहाँ नहीं लगाता है कि क्या नहीं, मतलब जैसा ये नहीं वो करता कि समाज में अगर ये चीज़ कही गई है तो हो सकता है ये समाज कुछ गलत कह रहा हो, इसको माने या ना माने, यहाँ पे वो चीज़ नहीं करता है वो, ठीक है। जो भी उसे बताया गया, जैसे रेड लाइट उसे अगर बताई गई है कि रेड लाइट आपको नहीं रेड लाइट पे आपको रोड क्रॉस नहीं करना है, तो वो उसको नहीं क्रॉस करेगा। लेकिन जब दूसरे चरण में आता है सार्वभौमिक संबंध में, इसमें बालक एक अपनी समझ बना लेता है कि रेड लाइट पे हमें रोड क्रॉस नहीं करना, हमें इसको फॉलो करना है। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी पड़ गई, तो किसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस से या किसी से बात करके उसको रेड लाइट को, मतलब ऐसी व्यवस्था करें ताकि हम जो एम्बुलेंस है उसे जाने के लिए कुछ व्यवस्था करें कि एम्बुलेंस चली जाए, ठीक है। तो वो वहाँ पे एक अपनी समझ विकसित करने लगता है, अपनी समझ के अनुसार कार्य करने लगता है कि समाज में क्या करे जो समाज के लिए भी एक्सेप्टेबल हो और अपने लिए भी, ठीक है, दोनों लोग एक्सेप्ट कर सकें, समाज भी, परिवार भी और खुद को भी। ऐसा वो समझ बनाने लगता है सार्वभौमिक संबंध में। और समाज के साथ संबंध में ये केवल समाज का कार्य करता है। समाज में जो कानून व्यवस्था बनाई गई है उसके विरुद्ध वो नहीं जाएगा। लेकिन जब दूसरा चरण आता है सार्वभौमिक में, वो कानून व्यवस्था जो की गई है उसको सोचेगा कि हाँ, कानून व्यवस्था को फॉलो तो करना है, लेकिन कुछ अपनी समझ भी लगानी है ताकि कानून व्यवस्था भी परेशान ना हो, डिस्टर्ब ना हो और हम भी अपना कार्य कर सकें। जो कानून व्यवस्था भी हमारी समझ को, हमारे विवेक को अच्छा समझे, हमारे कार्य को, और उसे एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये जो तीनों अवस्थाएं और 6 चरण हमने समझाया, हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। और आप लोग इस वीडियो को पूरा अगर देख लिए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कम से कम आप लोग 1000 तक तो पहुंचा दीजिए सब्सक्राइबर, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर।